नमस्कार। आज से लगभग 2 साल पहले वेस्ट बंगाल में 2021 इलेक्शंस असेंबली इलेक्शंस के बाद एक ऐसा वायलेंस अनलीश की गई थी वहाँ पे बीजेपी वर्कर्स, सपोर्टर्स और आम हिंदुओं के ऊपर, जिसके बाद 1 लाख लोग वहाँ से उनको भागना पड़ा अपने घरों से। डज़न्स ऑफ पीपल उनका मर्डर हुआ और लगभग 7,000 लेडीज़ का रेप या मोलेस्टेशन रिपोर्ट हुआ था इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। तो आज उस वायलेंस के बाद आज बंगाल की क्या स्थिति है, तो जानने के लिए हम जुड़ रहे हैं देवदत्त माझी जी के साथ, जो कि एक ग्रास रूट हिंदू एक्टिविस्ट हैं और वो सिंह बाहिनी नाम की एक संस्था चलाते हैं। देवदत्त जी, आपका स्वागत है और ज़रा बताइए कि अभी क्या स्थिति है बंगाल में? सभी को नमस्कार और जय श्री राम। देखिए 2021 जो वेस्ट बंगाल स्टेट में इलेक्शन हुआ विधानसभा का, आप सबको पता है इलेक्शन का जिस दिन मत प्रकाश हुआ, जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन से शुरू हुआ वायलेंस। लगभग 1.5-2 महीना तक चलता रहा और उसमें काफी हजारों लाखों लोग पीड़ित हुए, उनके ऊपर अत्याचार हुआ। और ये सब आम जनता है, उनमें से अधिकतर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे या सपोर्टर थे या कार्यकर्ता थे। महिलाओं का रेप, घर वर सब तोड़ देना, जो थाने में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाए उसका मोबाइल छीन लेना, और इतना वायलेंस हुआ, इतना अत्याचार हुआ कि मानो ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान में हिंदुओं का जो हालत हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में भी वैसा ही बर्ताव किया गया। आज लगभग 2 साल बीत गया है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने को आया है। अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है, गांव है, जहां पर लोग अभी भी खौफ में है, अभी भी डर रहे हैं। ओपन आकर अपना जो डेली एक्टिविटी है वो कर नहीं पाते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर वापस नहीं जा पाए, और अभी भी ऐसे बहुत क्रिमिनल है, जिहादी है, जो अभी तक जेल नहीं गए हैं। 2 साल पहले उन्होंने जो अत्याचार किया था, उन्होंने जो क्राइम किया था, फिर भी आज वो लोग सब फ्री घूम रहे हैं। रेपिस्ट फ्री घूम रहे हैं, जो लोग मर्डर किया फ्री घूम रहे हैं, जो लोगों का घर तोड़ दिया, उनका जीवन भर का कमाई से जो वो घर बनाए थे, या तो उसके पूर्वज का जो घर था, ये सब तोड़ के एकदम जला के राख कर दिया गया। जो लोग किया वो लोग अभी भी फरार घूम रहे हैं, अभी भी फ्री घूम रहे हैं। ऐसे ज्यादातर केसेस में ऐसा ही है। अच्छा, तो आप बोल और रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जब ये वायलेंस शुरू हुई थी, तो 3 मई को ही इंडिक कलेक्टिव एक ग्रुप है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लॉन्च करी थी कि इस पे एक स्पेशल हियरिंग की जाए कि ये जो वायलेंस का ब्रेकआउट हुआ है, जैसे आप बता रहे हैं, मई 2 को ही वो स्टार्ट हो गया था। बट उस हियरिंग को अर्जेंटली नहीं सुना गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे चली गई। बाद में एक वेकेशन बेंच ने उस मामले को सुना, पर उन्होंने बोला कि बोथ सेंटर और स्टेट का उसमें जो इनपुट है वो लगेगा, और उस हेयरिंग को उन्होंने जून 7 के लिए नेक्स्ट हेयरिंग दे दी। तो डेफिनेटली जुडिशियल सिस्टम ने वो अर्जेंसी नहीं दिखाई इस वायलेंस को स्टॉप करने के लिए, कोई ऑर्डर पास नहीं करे ममता बनर्जी गवर्नमेंट को। बट बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो सबसे घिनौने केस हैं रेप और मर्डर के, उसके लिए सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। तो वो जांच कहां पहुंची आज? देखिए, सीबीआई अपना जांच में आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे क्रिमिनल्स को नोटिस भेजा गया है, बहुत किसी को बुलाया बुलाया जा रहा है, कुछ किसी को अरेस्ट भी किया गया है। पर मास वायलेंस इतना हुआ है और साधारण लोगों के पास ये मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है, आ नहीं रहा है कि हमको क्या न्याय मिल रहा है। हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है, या तो ये जिला में जो अत्याचार किया है, या ये पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो लोगों ने बदमाशी किया, अत्याचार किया, उनको क्या सजा मिला, उनको क्या
कहाँ पर शोकॉज किया, उनको कहाँ बुलाया गया, ये आम लोगों को पता नहीं चल रहा है। अगर कुछ जो भी कुछ हो रहा है ये थोड़ा कोर्ट लेवल में हो रहा है और जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है वही लोग को पता चला, पर जो वायलेंस हुआ ये तो सब लाखों करोड़ों लोग को पता चल गया। पर किसी को अगर सीबीआई बुलाता है या कुछ अरेस्ट भी हुआ है तो ये आम जनता को पता नहीं चल रहा है, जो जरूरी है, जो आवश्यक है। और मेरे जो मानना है कि सीबीआई का जो प्रोसेस है ये थोड़ा और स्पीड में आना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज ऑलमोस्ट जस्टिस डिनाइड। अगर बहुत विलंब हो रहा है कोई चीज में तो उसमें वो इफेक्ट नहीं होगा जो एक्यूरेट समय पर होने से होता, जो इफेक्ट होता। 1.5 साल 2 साल होने को आया और 2 महीना होने से 2 साल हो जाएगा या 3 महीना होने से 2 साल हो जाएगा। तो 2 साल होने को आया है, इतना मास वायलेंस हुआ है, जो क्रिमिनल्स है, जो जिहादीज है, वो लोग खुला घूम रहे हैं और भी लोगों को परेशान कर रहा है, आम जनता को परेशान कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल पुलिस से तो हम लोग को कोई आशा नहीं है। वेस्ट बंगाल पुलिस बिल्कुल टीएमसी का फर्स्ट ग्रेड कैडर के तरह काम करता है, जिहादियों का चापलूसी करता है। अगर हम लोग को जो आशा है, साधारण जनता का जो आशा है, वो केंद्र सरकार से है, केंद्र के एजेंसी से है, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, इनसे हमको आशा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि देखिए अल्टीमेट है जो सिटीजन है उनका जीवन और उनका सम्मान, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? अगर किसी का जान चला गया है तो जो जान लिया है उसको ठीक समय पर उसको अरेस्ट किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। जिनके ऊपर अटैक हुआ है वो लोग बेचारे एकदम साधारण जनता है, हमारे देश के नागरिक हैं। और यही हमारे देश का जो अब बॉडी, अगर देश बॉडी है, इस बॉडी का बैकबोन बोलिए, ब्लड बोलिए, ये सब आम जनता ही है। तो इनका जब सेफ्टी सिक्योरिटी का मैटर है, इनका जब इमेज और ऑनर का मैटर है, मुझे लगता है केंद्र जो टीम है, केंद्र का जो संस्था है, इनको बहुत जल्दी और जागरूक होना पड़ेगा और एक्टिव होना पड़ेगा और क्रिमिनल्स को एकदम अंदर डाल के उनको सजा दिलाना पड़ेगा। और ये आम जनता को पता होना चाहिए कि सेंट्रल एजेंसीज ने क्या काम किया। इंटरेस्टिंग है कि आपने ये बात उठाई और हम लोगों को समझाने के लिए कि सीबीआई तो इन्वेस्टिगेट अपनी तरफ से ठीक से कर रहा है, पर सीबीआई जिस सिस्टम पे रिलाई करता है, जहां से वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर केस के लिए अपॉइंट करता है, वो कैडर तो वेस्ट बंगाल पुलिस से भी आता है। तो एक जो केस है जो बहुत प्रोमिनेंट हुआ था, वो अभिजीत सरकार, जिसको लिंच किया गया था पहले दिन, पहले उसके पेट डॉग्स को मारा गया था, फिर उसको लिंच किया गया था। तो उसके केस में अब सीबीआई का एक रीसेंट न्यूज आई थी जो मैं शेयर करता हूं, कि उसकी मदर ने कंप्लेंट किया था कि उसको डेथ थ्रेट मिल रही हैं टीएमसी के गुंडों से। तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सेकंड टाइम चेंज किया था। तो आई थिंक दिस जस्ट गोज टू शो कि जो सिचुएशन है वो रियली कितनी सीरियस है वहां पे। देखिए अभिजीत सरकार सेकंड में, मतलब जिस दिन रिजल्ट निकला 2021 सेकंड में को ही उसका मर्डर हुआ था। मैं जो काउंटिंग स्टेशन है नेताजी इंडोर स्टेडियम, वहां से निकला उस दिन, और उसके बाद लगातार मैं उसके घर गया। नेक्स्ट दिन ही मैं उनके अभिजीत का माता जी को, उनका भाई को और 3 डॉग्स को, जो 3 डॉग्स बच गए, फिर मैंने उस समय 2 तारीख या 3 तारीख को, मुझे याद नहीं है, मैंने एक ट्वीट किया था रिगार्डिंग द ब्रूटल मर्डर ऑफ अभिजीत सरकार। फिर नड्डा जी अभिजीत का घर विजिट किए, पर इतना बड़ा सेंट्रल टीम अभिजीत के घर विजिट किया, इतना सबको पता है कौन मारा है अभिजीत को, सबको पता है। वहाँ का लोकल जो एमएलए है, जो वहाँ के कुछ काउंसिलर्स हैं और वहाँ के कुछ रियल एस्टेट माफियाज हैं, इन सब ने अभिजीत का मर्डर के लिए ये सब जिम्मेदार है। पर बड़ा नाम आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है, एक भी बड़ा व्यक्ति आज तक अभिजीत मर्डर केस में अरेस्ट नहीं हुआ है। दिन दहाड़े ब्रूटली उसको मार दिया, उसका बड़ा भाई को भी मार देता, वो तो फिसल के निकल के ऊपर जाके छुप गया था, इसलिए वो बच गया।
और उस समय से 2021 के 9 साल पहले भी अभिजीत और विश्वजीत के ऊपर ब्रूटल अटैक हुआ था। वो लोग को मार के रेल लाइन में सुला दिया गया था। फिर रात लगभग 2:30-3 बजे में जाके वो दोनों भाई को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में एडमिट किया था। फिर 2 भाई के साथ ऐसा घटना हुआ और अभिजीत का डेथ हुआ। जो नारकेलडांगा पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, इनसे हमको कोई आशा तो है ही नहीं। और हम इनको और टीएमसी के जो कैडर है, जिहादी है, ये सबको एक ही समझते हैं। क्योंकि कलकत्ता पुलिस, बंगाल पुलिस का स्पाइन जो है वो बिक चुका है जिहादियों के पैसे के पास और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास। टीएमसी के साधारण एमएलए और काउंसिलर पुलिस स्टेशन चलाता है। ऐसे 2 केस आपने और हमारे साथ शेयर किए थे उस समय। तो जरा उसके बारे में आप बताइए। जो एक केस था मंजू प्रमाणिक का, द वाइफ ऑफ सुकांता प्रमाणिक, एक अपने बीजेपी के वर्कर जो अरेस्ट थे, तो उनसे पुलिस ने उस समय ये बोला था कि आप एक जहांगीर नाम के टीएमसी के वर्कर से जाके मिलिए, तब आपके हस्बैंड को हम रिलीज करेंगे। तो आज उनकी क्या कंडीशन है? देखिए, सुकांतो जी अभी भी हमारे साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में है और उनके फैमिली भी हमारे साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में है। तो उनके ऊपर जो घटना हुआ, उनको पुलिस फॉल्स केस में अरेस्ट करके उनके ऊपर लॉकअप में ब्रूटल टॉर्चर हुआ। पुलिस स्टेशन का लॉकअप में जहांगीर के गुंडे, जहांगीर के जिहादी पुलिस स्टेशन का लॉकअप में घुसकर हर रोज शाम सुकांतो प्रामाणिक को पीटता था और उनके पत्नी को बुलाकर पत्नी के सामने पति को मारता था लॉकअप के अंदर। और उनको इतना डराया गया, एक अच्छा इंसान, साधारण मनुष्य, उनको इतना डराया गया कि तुम मुंह खोलेगा तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पूरा एक आदमी को, एक परिवार को, काफी सपनों को इन्होंने तहस नहस कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। फिर भी वो हमारे साथ रेगुलर टच में है। जीवन में फिर से वो उठ के खड़े होने का प्रयास कर रहा है। और मनोबल तो देखिए, ये लोग सब सोशल एक्टिविस्ट थे, मनोबल तो टूट चुका है क्योंकि जहांगीर और उसके गुंडे जिहादी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। वो जो इलाका फाल्ता डायमंड हार्बर सब डिवीजन में आता है, वहां पर हजारों लोगों के साथ ऐसा हुआ। सुकांतो का मैटर थोड़ा हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि उसको पुलिस स्टेशन के लॉकअप में पीटा गया। ये वही फाल्ता है, ये वही सब डिवीजन है जहां पर लोग कंप्लेन, ज्यादातर जहां पर लोग कंप्लेन करने जा रहे थे, गरीब लोग। माँ कंप्लेन करने जा रही कि मेरा बेटा को देखो उठा के लेके गया है, पत्नी जा रही है या बहन जा रही है कि मेरा भाई को सुनने को आया है, आप लोग पुलिस स्टेशन लेके आए हैं। तो पुलिस वाला क्या करते हैं, दिखाओ अपना मोबाइल, दिखाओ, मोबाइल लेके स्विच ऑफ करके मोबाइल ले लिया। तो एक गरीब इंसान जिसके पास 5-7 हजार भी बहुत मायने रखता है, उनका 5-7 हजार का मोबाइल, एक मोबाइल आज के दिन में बहुत एसेंशियल है एक इंसान के लिए, एक फैमिली के लिए। तो इतना गरीब लोग, उन्होंने बहुत मेहनत से पैसा जमा कर मोबाइल खरीदा होगा, उनका मोबाइल रख लिया पुलिस। ऐसे हजारों लोगों का किया है। तो सुकांतो जी अभी भी है, अभी वो काम कर रहे हैं। मैं लाइव में, आप चाहेंगे मैं बोल सकता हूँ, फार्मिंग रिलेटेड गोट का ब्रीडिंग कर रहे हैं और जीवन में फिर खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और हम क्योंकि उस थोड़ा समय उनको ये भी हमने सपोर्ट सुना करने का था भी प्रयास करता हूँ। कि कई सारे लोग जिनको भागना पड़ा था, उनको अपने घरों में वापस आने के लिए, अपने प्रोफेशंस में वापस आने के लिए, उनको जिस तरह से, एक तरह से जिजिया टैक्स उनको मांगा गया, और उनकी वाइफ्स या उनकी जो फीमेल फैमिली की फीमेल्स हैं, उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे गए। तो ऐसी खबरें भी हमने बहुत सुनी थी। तो अभी जो लोग विस्थापित हुए थे, उनकी क्या कंडीशन है? देखिए, बहुत लोग तो अपने घर लौट गए हैं, कॉम्प्रोमाइज करके लौट गए हैं, जिजिया देकर या बाकी कुछ तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके अपने घर लौटे हैं। हार्डली कुछ जगह होगा जहां पर वापस फाइट करके आके बस गए हैं। हार्डली ऐसा 1-2 जगह हो सकता है, पर ज्यादातर जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करके आया है। और जब कॉम्प्रोमाइज करके कोई इंसान वापस अपने घर में आते हैं
तो उनका सम्मान इज्जत रहता है क्या? नहीं रहता है. They become, once you compromise, you become daily targets of the criminals and of the jihadis. तो ऐसा परिस्थिति है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस जो आपने हाईलाइट किया था उस समय, और ये पिंकी बाज जो खुद एक बीजेपी वर्कर हैं, तो उनको भी जब भागना पड़ा वहां पे तो वो अपने घर बार में सब छोड़ के भागे थे, और बाद में उनके हस्बैंड को एक टीएमसी लीडर थे मुजफ्फर, वो बोलता है कि आप मुझे अपनी वाइफ को भेजिए फिर आप लोग वापस आ सकते हैं. देखिए अभी जो पिंकी बाज का मैटर है ये मीनाखा के अंडर आता है. मीनाखा यानी नॉर्थ 24 परगनास, उत्तर 24 परगना. तो पिंकी का घर बिल्कुल तोड़ दिया, सब सामान लूट लिया. आप सबको तो है, मैंने ट्वीट किया था और ये काफी वायरल हुआ. फिर एनएचआरसी आया, इनका कंप्लेंट दर्ज हुआ. केस तो आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं है केस में कोई डेवलपमेंट नहीं है. केस में डेवलपमेंट तो है. और ये वही पिंकी है जिनका हस्बैंड को वहां के मुजफ्फर ने कहा था कि यू सेंड योर वाइफ टू अस एंड फिर बाद में तुम लोग आना, हफ्ता 2 हफ्ता बाद तुम लोग वापिस आना. मतलब फर्स्ट सेंड योर वाइफ टू अस, हम लोग अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करें, फिर आप लोग वापिस आना. वो मुजफ्फर अभी भी खुला घूम रहा है, अभी भी अपने इलाके में आम हिंदुओं के ऊपर, आम भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर टॉर्चर कर रहा है. अभी इस वक्त मैं जहाँ हूँ यहाँ पर पिंकी भी मौजूद है. आप चाहे तो पिंकी से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं. हाँ, तो अब थोड़ा बताइए कि आप अभी कैसे हैं, और आप जो काम कर रहे थे बीजेपी के लिए अभी भी वो कर रहे हैं, और बाकी आपकी लाइफ अभी कैसी चल रही है? मेरा नाम पिंकी बज है. मेरा घर मीनाखा से, विधानसभा से. तो पोल्स पोल वायलेंस में 2021 मई मास के 2 तारीख के बाद तो मेरा घर मुजफ्फर वैद्य वो मेरा घर तोड़ दिया. मेरा सब कुछ सामान ले चला गया. और मेरा पति उनको फ़ोन करा तो वो आदमी बोला जो तुम्हारा बीवी को मेरा पास रखो, 1 हफ्ता रखो, तब तुम बाद में आओ, ऐसे बोला. ठीक है, अभी तो अभी जो केस आपने उस समय फाइल किया उसका क्या प्रोग्रेस है? वो आदमी को नाम से केस किया, बट उनको तो कोई पर्सन कुछ नहीं दिया, कोई आदमी को अरेस्ट नहीं किया. वो सब लोग घर में ही है. ओके, तो अभी आप कहाँ पे हैं? आप अपने ओरिजिनल घर में रिटर्न कर पाए? आपको कुछ कंपनसेशन मिला स्टेट गवर्नमेंट से या किसी और अथॉरिटी से? नहीं, एक आदमी दिया, वो देवदत्त माझी मेरा को सपोर्ट करा और फाइनेंशियल सपोर्ट करा, उनको घर में रखा. नहीं, तो आप अभी अपने घर में नहीं है जहाँ पहले रहते थे, वहां आप रिटर्न नहीं कर पाए? नहीं, अभी तो देवदत्त माझी का बस रहती थी. अच्छा, तो आपकी फैमिली कहाँ है अभी? वो सब भी आपके साथ यहीं पे हैं क्या? फैमिली मेरा साथ. वो भी सब देवदत्त जी के यहाँ रह रहे हैं आप लोग? हाँ, मेरा बच्चा, मेरा पति, मैं सब देवदत्त माझी का बस. ठीक है. 2 साल हो गए, अभी भी आप घर नहीं जा पाए हैं. नहीं. इनके साथ और एक घटना हुआ, वो ये है कि मीनाखा पुलिस इनको मई महीने के 2-3 महीने बाद इनको अचानक, इनको जो मैं हाइड आउट में रखा था, मेरे घर में ही था ये लोग, 2-3 दिन के लिए ये राजारहाट का इलाका में एक जगह में ये लोग पति पत्नी आए थे. वहां से मीनाखा पुलिस इनको और इनके पति को, बच्चे को भी, बच्चे तीनों को अचानक उठा के लेके चले गया शाम को, और पुलिस स्टेशन में लेके गया. इनके ऊपर अत्याचार हुआ, पूरा फैमिली को पुलिस उठा के लेके गया, सारा रात पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा. एसडीपी और एसपी ना, एसडीपी और एसपी इनके पास आया, इनके पुलिस स्टेशन में इनसे बात करने के लिए. और क्या बोला एसपी और एसडीपी, बताइए सर. एसडीपी बोला जो तुम अभी कहाँ रहती थी, तो हम बोला कलकत्ता में देवदत्त माझी का घर रहती थी. तो वो बोला
जो हम जो बात बोलेगा तुम वही सुनो, तुमको इलाका में हम आना पड़ेगा। तो हम बोला जे क्या बात, बोलो देवदत्त माझी के नाम से एक झूठ बात बोलो। तो हम बोले तो ये हम नहीं बोलना पड़ेगा। क्या ऐसे झूठ बुलवाना चाहते थे आपसे वो आपको जोर करके वहां से रखा हुआ, ऐसे बोला। जो फोर्सफुल वायलेंस से हम चला गया, वो वही नहीं बोला जो तुम बोलो, जो देवदत्त माझी तुमको छुपा के रखा। अच्छा, कि उन्होंने आपको फोर्सफुली वहां से लेके गए। हाँ ठीक है। देखिए वो जो एसपी है और एसडीपीओ और थाने का जो ओसी है, पिंकी जी का हिंदी थोड़ा वीक है, ये बांग्ला में बोलती तो ज़्यादा फ्लुएंटली बोल देती। तो वो लोग इनको अचानक लेके गया और तब पोस्टपोल वायलेंस में वीडियोस वायरल हो रहा है। और मेरे मतलब प्लेटफॉर्म से या ट्विटर से फेसबुक से बहुत सारे केसेस जो है ये हाईलाइट हुआ था। अपर्णा माइती, फिर बीरभूम का जो पोलियो वाली एक बहन का, उनका जो रेप हुआ, पिंकी जी का, अभिजीत सरकार, सुकांतो, ऐसे लगभग 70-80 केस जो है हमारा प्लेटफॉर्म से वायरल हो रहा था या तो प्रचार में आया। तो एसपी, एसडीपीओ और पुलिस के कुछ लोग मुझे टारगेट बना लिए। वो लोग पिंकी जी को और इनके जैसे और कुछ लोगों को, वो लोग ने ऐसा थ्रेट किया कि आपके साथ कुछ घटना नहीं हुआ, आपको लोभ से लालच देकर ये सब बुलवाया गया और आपका जो नुकसान है ये हम लोग टेक केयर करेंगे, ऐसा बोला था ना। आपको इनका ये कहना था कि अगर मैं एसडीपी और एसपी का बात मान लेता, उसका ये कहना था एसडीपी और एसपी का, कि आप लोग मेरा बात मान लो, मेरा जो हम लोग जो बोलते वो स्टेटमेंट दो, आप लोग को हम घर में वापस आने का व्यवस्था करेंगे, पूरा घर बना देंगे और ऊपर से इनको बहुत सारे मदद भी वो लोग करेंगे अगर ये उनका बात मानता। तो उनका बात में ये भी था कि देवदत्त माझी के अगेंस्ट में आप एलिगेशन दो ऑन वीडियो स्टेटमेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। पर पिंकी जी जो है उनका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अच्छा, आपके लड़कों को फंसाने के लिए कुछ बोला हाँ, था? बोला जो तुम ऐसे मान लो, नहीं मान लो तो तुम्हारा बच्चा को, तुम्हारा पोती को फंसा देंगे, केस में फंसा देंगे। तो इतना थ्रेट ये लोग को मिला और मतलब पुलिस ने ऐसा किया डायरेक्ट। फिर ये लोग झुका नहीं। अगला दिन मैंने कोर्ट में, मैं उसी दिन थाने में आदमी भेज दिया था। अगला दिन फिर ये लोग को हमने वहां से रेस्क्यू, पुलिस स्टेशन से, कोर्ट से रेस्क्यू करके लाए। ऐसा परिस्थिति है यहाँ। ईडी और बाकी सेंट्रल एजेंसीज ने काफी जो वहाँ पे क्रिमिनल सिंडिकेट्स ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें टीएमसी के कुछ मेन लीडर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था, जैसे कैटल स्मगलिंग स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। तो इसमें जो एक्शन लिया गया है, और अनुव्रता मंडोल जैसे जो ममता के राइट हैंड मैन हैं और स्ट्रॉन्ग मैन माने जाते हैं बीरभूम के, तो उनके अरेस्ट होने के बाद सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई है। लोगों के अंदर थोड़ा सा एक फीलिंग आई है कि चलो फाइनली लॉ काम कर रहा है। देखिए, अनुब्रतो मंडल एक वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल एक बड़ा नाम है और उनको पकड़ने से थोड़ा तो पॉजिटिव असर लोगों का मन में हुआ है। पर ऐसे बहुत सारे छोटा अनुब्रतो मंडल हर एक जिला में, हर एक सब डिवीजन में है और ये लोग टेरर है लोगों के लिए। जैसे कि जहांगीर, वो अनुब्रतो जैसा फेमस नहीं है, पर ये वही जहांगीर है जो अनुब्रतो नहीं कर पाया था वो करके दिखाया था। ये जहांगीर उसका टीम लेकर नड्डा जी का कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया था और काफी लोग उसमें घायल हुए थे। ये इलेक्शन के पहले, जब इलेक्शन प्रचार में सब व्यस्त थे, तब नड्डा जी साउथ 24 परगना जा रहे थे, उनका कॉन्वॉय के ऊपर यही जहांगीर ने अटैक किया। ये जहांगीर खुद कॉन्वॉय लेके, पुलिस प्रोटेक्शन लेके घूमता है। ऐसे ही शाहजहान शेख है, ऐसे ही बहुत सारे क्रिमिनल्स हर जिला में, हर सब डिवीजन में है। आयुब गाजी, ऐसे बहुत सारे, शौकत मोल्ला, बहुत सारे, ढेर सारे हैं।
नाम लेंगे तो अभी 1 घंटा तक चलेगा इनका नाम। तो देवदत्त जी, अब जरा हम बात करते हैं कि आप सिंह बाहिनी के साथ जो आप काम कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली भी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी ट्विटर पे कि कैसे आप जो लड़कियां हैं जो लव जिहाद और ग्रूमिंग जिहाद में फंसाई जाती हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए आप काम कर रहे हैं। और 2 केसेस रिसेंटली आपने बताए थे, गार्गी और अर्पिता। और कुछ समय पहले आई थिंक तो 2021 में आपने एक केस बताया था जहाँ पे कि एक जनजातीय लड़की, शेड्यूल्ड ट्राइब की लड़की, उसको भगा के गुरुग्राम ले गया था लड़का, और वहां से उसको आप बता रहे हैं कश्मीर लेके जा रहे थे। तो जरा इन केसेस के बारे में जरा विस्तार से बताइए थोड़ा। देखिए, जो आप 2021 वाला केस बता रहे हैं शायद, जो गुरुग्राम वाला है 2021 का है ना, वो मैं भूल रहा हूँ जी इतना जी, आता है। 2021 का है वो। हाँ, तो उस बच्ची का नाम है बर्नाली ओराव। ठीक है, मेरे को माता पिता का कंसेंट है इसीलिए मैं उसका नाम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसको एक उसका जो घर है वो बिल्कुल मुस्लिम बहुल, पूरा गांव में 1 या 2 चल रहा है ना जी जी, यही यही पूरा। केस है वो हाँ लड़की का। जी, हाँ यही केस है। मेरे साथ बच्ची का माता पिता है और बच्ची भी है। तो बर्नाली को वहाँ का लोकल मुस्लिम लेके चला गया था गुरुग्राम। और ये मैटर आया मेरे पास बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार जी के द्वारा। तब सुकांतो जी स्टेट प्रेसिडेंट शायद नहीं बने थे, तो उनका फोन आया था मेरे पास। संडे का दिन था, सुबह 9 साढ़े 9 बजे फोन आया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक माइनर बच्ची जिसको किसी ने लेके चला गया और बहुत दिन हो रहा है, अभी भी माता पिता ने लड़की का वॉइस भी नहीं सुना है, बहुत चिंतित है सर। आप इस मैटर में प्लीज हेल्प कीजिए, क्योंकि माता पिता जो है हर एक एजेंसी के पास, मतलब पुलिस के पास, सबके पास गया है, पर अभी तक लड़की मिली नहीं। तो भगवान के आशीर्वाद से, माँ काली का आशीर्वाद से, उन्होंने हमको 9 साढ़े 9 बजे बताया। मैं बोला लड़की का पिता माता को बोली मुझे लड़की का डिटेल्स देने, फोटोज वगैरह देने। तो उन्होंने लड़की का पेरेंट्स का नंबर मुझे दिया, मैंने उनको फोन किया। तो वो लोग इतना गरीब है कि उनके पास एंड्रॉयड फोन या इंटरनेट वाला फोन नहीं है, कीपैड फोन है नॉर्मल, पूरा फैमिली में एक ही फोन है। तो वो अपने किसी और के पास जाकर बच्ची का फोटोज और आधार कार्ड मुझे भेजा। और माँ काली का आशीर्वाद से 5-6 घंटे के अंदर मुझे क्लू मिल गया कि लड़की कहाँ है। वो गुरुग्राम में थी, और जहां पर थी वहां से निकल चुकी थी। वो लोग, जहां तक बाद में पता चला, वो लोग कश्मीर की ओर जा रहे थे। तो वहां पर वो लोग को ट्रैक किया गया, फिर रोका गया। गुरुग्राम पुलिस हमारा मदद किया, एनसीपीसीआर भी मदद किया। तो इन सब का मदद से लड़की को फिर सेफ जगह लाया गया गुरुग्राम में। फिर मैंने लड़की का माता पिता को लेकर, एक लेडी डॉक्टर और मेरा एक कार्यकर्ता को साथ लेकर, सहकर्मी को, हम लोग दिल्ली गुरुग्राम पहुंचे। वहां से बच्ची को हम लोग जब पाया तो वो बिल्कुल रेडिकलाइज्ड हो चुकी थी, यही बर्नाली। शी वॉज नॉट अलाउइंग इवन हर पेरेंट्स, हर मदर टू टच हर, कि आप हिंदू हो, आप मुझे हाथ मत लगाओ। और मुझे देखकर तो बिल्कुल नाराज थी। मेरा मतलब इसमें तिलक था फॉरहेड में। तो इतना रेडिकल बन चुकी थी, मैं पूरा हैरान था। फिर बहुत हम लोग ने उसके साथ बात किया, बंगाल पुलिस को खबर दिया गया, पुलिस वहां पहुंचा। फिर उस बीच हमको 1-1.5 घंटा समय मिला लड़की से बात करने का माता पिता के सामने। तो लड़की को पुलिस लेके पश्चिम बंगाल आ गया, उसको शेल्टर होम में रखा, रिहेबिलिटेशन होम में, गवर्नमेंट का। फिर लड़की ने वहां से खत लिखा कि मुझे वो कलकत्ता वाले अंकल के पास जाना है, अगर मैं रहूंगी तो उनके पास जाऊंगी। तो फिर फॉर्मेलिटी फॉलो करते वो लड़की हमारे पास आई। हमने उसको स्कूल में एडमिट किया, वो क्लास 9 में एडमिशन किया गया। और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से वो क्लास में और अलग अलग कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट कर रही है, फर्स्ट भी आई है। तो बिल्कुल उसका जीवन बिल्कुल नहीं, काफी बदल चुका है। जो लड़की
इतना इस्लामिक वे में रेडिकलाइज हो चुकी थी, वो आज संध्या देती है, हनुमान चालीसा कंठस्थ है, पढ़ती है, फिर पूरा पूजा पाठ करती है। तो नाउ आई थिंक शी इज ओके एंड ऑन द राइट ट्रैक। दैट्स वेरी नाइस टू नो। और ये आपने एक और केस अभी रिसेंटली शेयर किया था अर्पिता का, जिसको ये बंदा समीर शेख, ही इज द वन जो उसको, शेख समीर, किडनैप किया, उसको कुछ हफ्तों तक उसके साथ उसको टॉर्चर किया। तो इस केस के बारे में जरा थोड़ा डिस्क्राइब करिए। ये अर्पिता जी जो है, ये पूर्व मेदिनीपुर का कोलाघाट में इसका वहां से इसका घर है। इनका हस्बैंड एक मार्बल कॉन्ट्रैक्टर, मतलब घर में बिल्डिंग में मार्बल लगाने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर। और ये शेख समीर इनके हस्बैंड के पास ही काम करता था, सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर, लेबर के तरह, दोनों तरीके से। और इसीलिए शेख समीर का इनके हस्बैंड के घर में आना जाना था। तो किसी तरह इनको, शेख समीर को, अर्पिता जी का नंबर मिला। बहुत तरीके से इन्होंने अपना डीपी चेंज किया, अपना उनका हस्बैंड का फोटो लगाया डीपी में, ऐसा इंप्रेशन दिया कि फोन इनका हस्बैंड का है। हस्बैंड काम में जाता था, सामने शेख समीर रहता था, और शेख समीर उस समय अर्पिता जी को मैसेज करता था। वो भी सीधी सादी थी, समझ में नहीं आ रहा है, हस्बैंड का फोटो आ रहा है, समझ रहे हस्बैंड ही कर रहा है। और ये छल से उसने अर्पिता जी का बहुत सारे फोटोज, शॉर्ट वीडियोस अपने पास मंगवा लिया। और इसके द्वारा उन्होंने बाद में अर्पिता को ब्लैकमेल भी किया। और इसमें भी, ये केस में भी, उस अर्पिता को जब उसने लेके चला गया शेख समीर, इसमें भी एक सिविक पुलिस पूरा शेख समीर को हेल्प किया। कोलाघाट पुलिस स्टेशन का ओसी भी उसको हेल्प किया। और पूरा सिस्टम जो है, ये जिहादी का साथ दिया। और जब अर्पिता को समझ में आया, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरा जगह से तीसरा जगह 2-3 दिन के बाद अंतर में शिफ्ट किया जा रहा था, और लगातार उसका रेप हो रहा था। उसको ये बताया जा रहा था कि अगर तुम मुंह खोला या तुम यहाँ से भाग गई तो तुम्हारे बच्चे को, पति को हम लोग मार देंगे। और अर्पिता वहां पर शेख समीर का जो स्ट्रेंथ देखा, समझ में आया कि बहुत सारे लड़के उसके साथ है, बहुत सारे आर्म्स उनके पास है। और वो ये भी कहता था, देखो इसमें मुहर्रम में हम लोग कितने हजारों निकलते हैं एक साथ, हजारों लाखों तलवार है हमारे कम्युनिटी के पास, तुम लोग हमसे लड़ाई करके सकोगे नहीं, इसीलिए हम जो बोल रहे हैं वो बात मान लो, हमारे पास रहो, और पति को, बच्चों को, पूरा फैमिली को भूल जाओ। अगर उनको बचाना है तो उनको भूल जाओ, अगर यहाँ से तुम निकल के चली गई या बोली किसी को तो हम लोग उसको मार देंगे। फिर अर्पिता चुप रही। उसको जब इन लोग, इसका पति, घर वाले ने केस किया, अर्पिता को थाना लाया गया। वो थाने में आके बोलती है, नहीं मैं अपने मर्जी से गई हूँ, मैं मैच्योर्ड हूँ, वापिस चली गई। फिर अर्पिता अपने परिवार के पास आ नहीं पा रही थी। ऐसा एक समय आया जब अर्पिता को पता चला कि उसको बॉम्बे में, मुंबई में बेच दिया जाएगा, और अगर उसने कभी भी कुछ प्रॉब्लम किया तो उसको मार दिया जाएगा। जब तक इसको वो पसंद है तब तक अपने पास रखेगा, नहीं तो उसके बाद या तो बेच देगा या तो उसका भी 40 टुकड़ा कर देगा, जैसे वो दिल्ली वाला केस हुआ। क्योंकि वो केस का घटना भी शेख समीर अर्पिता से शेयर किया। तो अर्पिता किसी तरह, किसी का नहीं, और आप जो मोबाइल से, बोल रहे हैं ना, ऐसे ये केस अभी झारखंड में हुआ था। दुमका से सुशीला हांसदा नाम की जनजातीय लड़की को पहले फंसाया मुस्लिम ह्यूमन ट्रैफिकर ने, और उसको अपने घर पे बुलाया, और उसने बात सुन ली कि उसको कैसे उसकी डील अरेंज कर रहा है। तो जब उसने अपोज किया तो उसको और उसके एसोसिएट्स ने मिलके उस लड़की को मार दिया। और बाद में ये आदमी पकड़ा गया था, केरल भाग के चला गया अपनी वाइफ के साथ, और वहां से वो पकड़े गए, और वहां से 2 और माइनर लड़कियां उनके साथ रिकवर हुई। तो जो आप बता रहे हैं, ये रैकेट पूरे देश में फैला हुआ है, और इनके नेटवर्क हैं, इनके सेफ हाउसेस हैं,
इनको हर तरह का लीगल कवर, लॉजिस्टिकल हेल्प, रिलीजियस हेल्प, आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवाना है, निकाह का नामा बनवाना है. So this is a racket which has, I think, nationwide roots. राइट राइट. तो किसी के फोन से अर्पिता जी ने अपने हस्बैंड को कम्युनिकेट किया, घर वाले को कम्युनिकेट किया, बोला मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो ये लोग हमको मार देंगे या तो बेच देंगे. तो फिर इनका फैमिली ने मेरे साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया लोकल लड़कों के थ्रू. और मेरा इंफॉर्मेशन जहाँ तक मुझे पता चला है, इनका फैमिली को कोई और एक पुलिस वाला ने दिया था जो देख रहा था बहुत कुछ हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है. तो ये लोग, इसका फैमिली मेरे पास आया, आके पूरा मैटर हमको बताया. तो मैंने बोला आप फिर एक पुलिस स्टेशन में आप मूवमेंट करो और मैं भी पुलिस से बात करता हूँ कि उसको लाया जाए, फिर उसका व्यू लिया जाए. फिर आश्चर्यचकित रह गए. फिर अर्पिता आई थाने में, फिर आके बोलती है हम अपने मर्जी से गए थे. तो हम लोग को समझ में आया इसको पूरा ब्लैकमेल किया जा रहा है. फिर वो थाने से निकली. मैं मतलब हमारे लड़का लोग ने उसको रेस्क्यू किया. केस बना हमारे लड़का लोग के ऊपर कि हमारा लड़का लोग ने उसको, जो लोग थाने में लाया था, जो मुस्लिम लोग, उन लोग को हमारे लड़का लोग ने बहुत पीट के अर्पिता को जबरदस्ती गाड़ी में उठा के लेके चला गया. ऐसा केस एलिगेशन हमारे ऊपर आया है, हमारे लड़कों के ऊपर आया है. तो अर्पिता जब हम लोग के पास पहुंची, आई, उसका हस्बैंड भी आया, तब हम लोग को पूरा कहानी, पूरा फैक्ट समझ में आया. अभी भी अर्पिता हमारे कोई कार्यकर्ता के पास में है, उसका प्रोटेक्शन में है. तो ये जो सिचुएशन डेवलप हो रहा है, ऐसा बंगाल में हर जिला में हो रहा है. तो इसको एकदम आमने सामने का लड़ाई की तरह ही झेलना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा. हम लोग इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते. तो अर्पिता का फैमिली का लक अच्छा था कि अर्पिता वापस आ गई. अर्पिता का बेटा को वापस अपना माँ मिल गया, अर्पिता को वापस अपना बच्चा मिल गया. पर बहुत सारे केसेस है जो सॉल्व नहीं हो रहा है. और एक और आपने अभी रिसेंट केस आपने शेयर किया है गार्गी का, जिसका एक्सप्लॉयटेशन शॉकिंगली एक वेस्ट बंगाल पुलिस में भर्ती एक मुस्लिम कर रहा था. तो जरा उसके बारे में बताइए. देखिए, वेस्ट बंगाल पुलिस में काम करता है हैदर अली नाम का एक व्यक्ति, जिन्होंने अपना फॉल्स आइडेंटिटी देकर गार्गी से रिलेशनशिप किया था, प्रिंस सरकार नाम से. उन्होंने बताया था कि वो कृष्णनगर में रहता है और प्रिंस सरकार नाम है. गार्गी ने उसको ट्रस्ट किया, गार्गी के साथ उनका रिलेशन हुआ. गार्गी का भी एक बैकग्राउंड है. जब वो 3 साल की थी तब उसके माता पिता, जो ओरिजिनल उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने किसी को, गार्गी को हैंड ओवर कर दिया था. फिर गार्गी शेल्टर होम में पहुंच गई किसी तरह से. 5 साल का जब उनका उम्र था, गार्गी को फिर से एक कपल ने अडॉप्ट किया था आफ्टर रिटायरमेंट. तो उनका भी डेथ हो गया था. गार्गी को पढ़ाई लिखाई वही पेरेंट्स ने कराया था. ग्रेजुएशन की, टीसीएस में जॉब कर रही थी. फिर गार्गी का घर में गार्गी अकेली रहती है क्योंकि माता पिता का डेथ हो गया, फैमिली में कोई है नहीं. तो ये लड़का गार्गी के घर विजिट करता था, उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी किया. गार्गी को पता चला कि वो मुस्लिम है थ्रू हिज आधार कार्ड. और गार्गी के घर में वो हैदर अली का माँ आके रहने लगी कि उनको इलाज कराना है, ट्रीटमेंट कराना है. तब गार्गी को पहले अंदाज हुआ कि ये लोग मुस्लिम है. फिर आधार कार्ड से पता चल गया. इन्होंने भी गार्गी का फोटोज वीडियोस बना के रखा, गार्गी को ब्लैकमेल किया और कंटिन्यूअस रखा अपना गंदगी. फिर गार्गी मतलब वो हैदर अली की मदर भी इसमें इन्वॉल्व थी, उनको पता था कि इस लड़की का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है मेरा बेटा. हाँ, पर उसका मदर को कहना है कि तुम जो भी करो, मतलब तुम जो कि पूजा पाठ करती हो, पूजा पाठ छोड़ दो, तब हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे. ये सब
मतलब उनका और भी एक कहानी है और भी कुछ कहना था, पर गार्गी को पूरा एक्सप्लॉइट इसने किया, गार्गी से पैसा भी लिया और गार्गी को जब कहीं से थोड़ा हौसला मिला कि हाँ मैं अगर इसको कन्फ्रंट करूंगी शायद मुझे न्याय मिलेगा, तो गार्गी ने इसका अगेंस्ट में कंप्लेन किया। कंप्लेन के बाद गार्गी हैरान रहेगी कि कोई एक्शन पुलिस नहीं ले रहा है, दिन हफ्ता महीना बीत जा रहा है बट पुलिस टेकिंग नो एक्शन अगेंस्ट हैदर अली। बाद में बहुत प्रेशराइजेशन के बाद, बहुत मूवमेंट के बाद पुलिस अल्टीमेटली उसको अरेस्ट किया और 19 या 20 दिन के बाद में हैदर अली को बेल भी मिल गया। परंतु ऐसा है कि हैदर अली को बेल मिल गया, उसके बाद भी हैदर अली और उसके लोग अभी भी गार्गी को धमकी दे रहा है, मारने का धमकी दे रहा है, उसका चेहरा खराब करने का धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि आप केस वापस लो। और पुलिस भी गार्गी को ये कह रहा है कि आप एडजस्टमेंट कर दो, केस छोड़ दो, आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दो। तो ये परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में। इवन कलकत्ता के एडुकेटेड लड़कियां भी ऐसे फंस जा रही है, उनको भी ऐसे फंसाया जा रहा है। अभी फिलहाल गार्गी हमारे साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में है। वी आर trying our level best to give her the protection she requires. थैंक यू। एंड आप जो काम कर रहे हैं और सिंह बाहिनी जैसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, दिस इज क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। और जो आपने बताया आज, उसको जान के तो यही समझ आता है कि सिचुएशन इज वेरी ग्रिम। और जो इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि इंडिया में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस आज भी फेल कर रहे हैं टू सेवगार्ड द राइट्स ऑफ हिंदूज। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देवदत्त मांझी जी और उनकी संस्था सिंह बाहिनी को जिस तरह आप सपोर्ट कर सकते हैं करिए, ऐसे काम के साथ जुड़िए और ऐसे ग्रास रूट्स वर्कर्स का सपोर्ट करना चाहिए समाज को।